हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये पेपर आपका जो 20 अगस्त 2023 को जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था और ये पेपर आपका जो सोशल साइंस यानी कि पेपर 2 है। तो इससे पहले हम लोग जो है 20 अगस्त का पेपर 1 जो है हम लोग सीडीपी, ईवीएस और हिंदी का जो है 30 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इसमें सीडीपी का टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इनमें से आपको बताना हो कि कौन सा प्रश्न जो है बच्चे में ज़्यादा समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। तो जैसे 1 नंबर पे पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो ये जो है क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कि थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। पानी के बचाव के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है और क्यों। तो इसमें जो थोड़ा सा समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि और सारे ऑप्शन आप लोग यदि देखेंगे, जैसे आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, बिल्कुल सिंपल है। आपके देश में कुल कितने राज्य और राजधानियाँ हैं, यदि बच्चे जानते हैं तो तुरंत इनका आंसर कर देता है। तो इसमें भी किसी प्रकार का थिंकिंग का बात ही नहीं है। उसके बाद आपके देश का नाम व मानचित्र भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये भी सिंपल है। बट आपका 1 नंबर पे जो है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो इस प्रश्न से बच्चे में समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन का ज़्यादा क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद है आपका 2nd नंबर पे, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो समालोचनात्मक जो है चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। पहला है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इसका जो है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपका है 3 नंबर, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो समावेशी शिक्षा आप लोग यदि समझते होंगे तो इसका आंसर आप लोग इजीली कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होता है। समावेशी शिक्षा होता है कि सभी को एक समान शिक्षा देना, एक ही छत के नीचे एक ही कक्ष में जो भी बच्चे हो, विकलांग बच्चे हो या दिव्यांग मतलब कि दिव्यांग बच्चे हो या अमीर बच्चे हो या गरीब हो या किसी भी जाति धर्म के बच्चे हो, तो सभी को एक समान शिक्षा देना वही समावेशी शिक्षा होता है। और बाहरी जीवन से उसे जोड़ के पढ़ाना, यही होता है क्या होता है, समावेशी शिक्षा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, विद्यार्थी को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण वर्ग। देखिए पृथक्करण और वर्गीकरण ये बिल्कुल ही आपका निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। देखिए केवल वर्ड लगा हुआ, केवल वर्ड आपका निगेटिव हो जाता है, ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। उसके बाद है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत मतभेद की जो आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो ये आपका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो व्यक्तिगत बच्चों में जो व्यक्तिगत जो भी मतभेद है उस चीज़ को पहचानना पड़ेगा, उसके अनुसार बच्चे में क्या करना है, शिक्षा देना है, वही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कथन और तर्क से रिलेटेड, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वागोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास और भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वागोत्स्की का जो दृष्टिकोण है उसमें भिन्नता है। कारण में देखिए क्या कह रहा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, बच्चे को जो अवसर देता है, समय देता है उस चीज़ को खोजने के लिए। किसी भी प्रकार का यदि उससे क्वेश्चन किया जाता है तो शिक्षक उसको अवसर देता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो है दोनों ही सही होगा, बट दोनों जो है आपका जो है व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पे जो है ए और आर दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जाएगा।
ए भी सही है और आर भी सही है। काहे कि देखिए बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास और भाषा का प्रभाव जो है जीन पियाजे और लेव वागोत्स्की दोनों का दृष्टिकोण थोड़ा जो है क्या है अलग है, ये बिल्कुल सही बात है। और आपका कारण भी सही है कि खोज अधिगम में शिक्षक क्या करते हैं, अवसर देता है बच्चे को, तो ये भी सही है। बट आपका जो सही व्याख्या नहीं करता, जो आपका कथन है उसका सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का जो सही ढंग से उल्लेख करता जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षाओं में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। जैसे फर्स्ट है समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरे पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए और बी। तो ए और बी कितनों में है, 4 में है। तो ए में क्या है, समझ की अग्रवर्ती गहनता, और आपका जो है बी में क्या है, सीखने की तेज गति। ये आपका दोनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो श्रवण बाधिता क्या होता है, जिसको जो है सुनने में परेशानी होता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, श्रवण बाधिता। तो श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो ये बिल्कुल जो है आपका सही मतलब की है कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा, पाठचर्या सीखने की जो है अपेक्षा समायोजन में समान होता जबकि संशोधन में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा समायोजन में क्या होगा, समान होगा, और वो जो संशोधन में क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला आपका क्या, फर्स्ट है आपका क्या, ज्ञान व्यक्तिपरक है। ज्ञान क्या है, व्यक्तिपरक है। उसके बाद है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ये भी बात आपका बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बाद है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल गलत ही हो जाएगा कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण है। पहला है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना की पूरा करना, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। उसके बाद है व्यक्ति आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। तो व्यक्ति आनंद के लिए एक जो होता है वाद्य यंत्र, बजाने वाला जो यंत्र है उसके बजाना, ये जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो व्यक्ति आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरण का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन में आपका बोला जा रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिक्षकों को क्या बोला जा रहा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में जो विशेष जातीय समूह के बारे में जो रूढ़िवादिता फैली हुई है उसको तोड़ने के लिए विशेष मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे में जो है रूढ़िवादिता फैली हुई है जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित, उसे तोड़ने के लिए शिक्षक को समय देना पड़ेगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा, तभी वह खत्म होगा। तो यहाँ पे सही बोला जा रहा है। उसके बाद कारण में क्या कह रहा है, शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक या
समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कथन भी सही है और आपका जो है कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 4, यानी कि दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 पे है, दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है वो आपको बताना है। फर्स्ट है कि महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरे को अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित। ये आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में क्या है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जो है बच्चे को ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो ये आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों। तो भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों, इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। जैसे फर्स्ट है, माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 12 नंबर पे आपको बताना है कि भाई बहन का जो रिश्ता होता है वह किस प्रकार का रिश्ता होता है। तो माता पिता और साथियों के साथ संबंध में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि माता पिता और साथियों में कुछ अलग अलग होते हैं, उसमें भिन्नता होती है और ये सामाजिकरण में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन में आपका बोला जा रहा है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। बच्चों का जो विकास होता है, डेवलप होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, भिन्नता होता है। उसके बाद है, विकासात्मक अंतर अनुवांशिक अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो यहाँ पे दोनों सही होगा और सही व्याख्या भी करेगा। तो ऑप्शन मतलब व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? तो विकास का कौन सा सिद्धांत को दर्शाया गया? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के विकास का संवेदनशील काल है। भाषा के विकास का जो है एक संवेदनशील काल होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका 15 नंबर पे, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्पिक से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैकल्प मतलब क्या होता है, पढ़ने में उसे जो है परेशानी हो रहा है, तो उसको जो है किस प्रकार सिखाया जाएगा। तो पहला है, उन्हें कई विकर्षणों के अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। देखिए उच्च, ये तो गलत ही हो जाएगा। उसके बाद है, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड। जो दंड यहाँ पे लिखा गया, तो दंड आपका जो निगेटिव होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से उसे क्या करेंगे, हम लोग पढ़ने के लिए सिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। तो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। जब उसको इस प्रकार का जब माहौल देंगे, तो ऐसा करने पे उसे जो है एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर क्या होगा, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है, जटिल समस्या से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो अमन जो है एक जटिल समस्या से जूझ रहा है, अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक जो है किस प्रकार उसे मदद करेगा, वो आपको बताना है।
तो उसे जो है मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, बिल्कुल सही है। तो बच्चे को ये क्या करना है कि उस चीज़ के प्रति जो उसे मंथन करना और विचार उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एक शिक्षक के रूप में उसे प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो आपको बताना है कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो ये आपका सहकारी अधिगम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप लोग यदि फर्स्ट वाला देखेंगे सजा है, तो सजा आपका एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। प्रतिस्पर्धा आपका निगेटिव होता है। अनुबंधन और पुनर्बलन ये नहीं होगा। तो आपका जो बिल्कुल पॉजिटिव कौन सा है, तो सहकारी अधिगम आपका पॉजिटिव है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है लेव वागत्स्की का मानना था कि विकास। तो लेव वागत्स्की का मानना था कि विकास किस प्रकार है, आपको बताना है। तो लेव वागत्स्की का मानना था कि विकास फर्स्ट है कि प्रकृति के असंतत है। तो असंगत ये तो बिल्कुल आपका जो निगेटिव हो जाएगा। आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, ये भी आपका नहीं होगा। सीधे परिपक्वता का परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ये आपका बिल्कुल चौथा वाला राइट है कि लेव वागत्स्की का मानना है कि बच्चे का जो विकास होता है वह सामाजिक संपर्क से होता है। मतलब कि सामाजिक संपर्क के कारण या उसके द्वारा ही बच्चे में क्या होता है, विकास होता है। ऐसा किसने कहा है, तो लेव वागत्स्की का ऐसा मत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्था है। तो बच्चे में जो 4 विभिन्न अवस्था है किसके अनुसार, तो जीन पियाजे के गुणात्मक रूप से जो है 4 विभिन्न अवस्था है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो जो है 4 जो है विभिन्न जो उन्होंने बताए हैं अवस्था, तो वह अवस्था किस प्रकार है, तो वह अवस्था बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। किसके, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है तो वह जो है सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर पे आपका निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का सीमा है, आपको बताना है। तो 21 नंबर पे आपका जो है वह जो संज्ञानात्मक विकास की भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वह जो संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर क्या करता है, अत्यधिक बल देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद 22 नंबर पे आपका प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कथन तो बिल्कुल सही है कि बच्चे मतलब कि प्रत्येक वर्ष जो लता जो है कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, वह अपने कैरियर में चर्चा करने के लिए महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को जो है अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ये तो सही है। उसके बाद जो लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अंतर अधिग्रहित नहीं है। तो ये जो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो है कथन सही है बट आपका जो है कारण क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, एक प्रगतिशील जो कक्षा होता है उसमें विद्यार्थी किस प्रकार होता है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, ये तो आपका जो है गलत हो जाएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा बी। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही हो जाएगा। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्ष का ये जो है क्या होता है, विशेषता होता है कि शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे बच्चे, एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, स्वयं से प्रश्न पूछेंगे। तो ये जो है प्रगतिशील कक्ष की क्या है, जो विशेषता है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है जेंडर भूमिका क्या हो जाएगा, जेंडर भूमिका और इन्हें जो है बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है।
तो 25 नंबर पे आपका बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो यहाँ पे जो है बुद्धि बहुआयामी है। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि एक बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे सामान्य बुद्धि की अवधारणाओं की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत का प्रस्तावित किया। तो बुद्धि के बारे में किसने दिया है आपको बताना है। तो बुद्धि के बारे में आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धि का सिद्धांत के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग का सिद्धांत का जो आलोचना किया है किसने किया था? कैरल गिल्गन किया था। तो उसके द्वारा जो किया गया है तो वह किस प्रकार किया गया वही आपको बताना है। तो 27 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नता की उपेक्षा करने के लिए किया गया है। तो ये जो आपका बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो सिद्धांत है उसका जो आलोचना किया कैरल जो है गिल्गन ने, तो उसका जो आलोचना करने का जो आधार है वह क्यों किया था? तो भौतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति सबसे प्रभावशाली होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रणनीति जो है सबसे प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 नंबर का। विद्यार्थी को क्या करना पड़ेगा? विद्यार्थियों को जो है प्रोत्साहित करना पड़ेगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 30 नंबर पे आपका है अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक उसे जो है पहले अवधारणाओं की संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।